डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इन कहानियों की शुरुआत से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। ये वो कहानियाँ हैं जिन्हें शापित कहानियाँ कहा जाता है, और जिस रात आप इन कहानियों को सुनते हैं माना जाता है कि आपको भी उन शक्तियों का एहसास उस रात होता है। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इन कहानियों को सुनना चाहेंगे या नहीं? क्या आप उन शक्तियों का एहसास करना चाहेंगे या नहीं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कस है और मैं इटली का रहने वाला हूँ। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। मुझे तस्वीरें खींचना हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए इसे मैंने अपना पेशा बनाया। मुझे जंगल की तस्वीरें खींचना सबसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर शांति होती है, जानवर अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो करते हैं और मैं उनकी तस्वीरें खींचता हूँ। बड़े बड़े पहाड़ों की तस्वीरें खींचना, सुंदर सुंदर पेड़ पौधों की तस्वीरें खींचना, वो सबको पसंद आती हैं और महंगे में भी बिकती हैं। इससे मेरा घर चलता है और मैं सच कहूँ इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है। हर बार मैं नई नई जगह ढूंढता ही रहता हूँ। वहाँ की तस्वीरें खींचने के बाद मुझे खुद पता होता है कौन सी तस्वीर कितनी महंगी होगी। और यकीन कीजिए, कई बार आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आप खींच पाए हों कोई और खींच ना पाया हो, जैसे किसी चिड़िया के उड़ने की तस्वीर, ऐसी तस्वीर जैसे वो उड़ती उड़ती पानी को छू रही हो। किस्मत वाला होता है जिसे वो तस्वीर मिलती है। मैं ऐसी ही तस्वीरें खींचने के लिए शहरों से दूर जंगलों में जाना पसंद करता हूँ, और इस बार मैं एक ऐसे जंगल में जाना चाहता था जहाँ कहते हैं कुछ अजीब से जानवर, कुछ अजीब से पंछी पाए जाते हैं। मैं उस जगह की जब जानकारी इकट्ठी कर रहा था, मुझे कुछ अलग जानकारी भी मिली। उस जगह को भूतिया जंगल कहा जाता है। माना जाता है कि वहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं, और मैंने सोचा ये चीज़ें तो होती ही नहीं, ये तो डराने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन उन कहानियों में बताया गया था वो जो भूत प्रेत हैं कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नापसंद करते हैं, और जिन्हें वो नापसंद करते हैं उन्हें मार देते हैं, उनकी लाश तक नहीं मिलती। और जिन्हें वो पसंद करते हैं उन्हें एहसास तक नहीं होने देते कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं या नहीं। कई लोग उन जंगलों में जाते हैं शिकार करने के लिए, फल तोड़ने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, और उन्हें कभी एहसास तक नहीं होता कि वहाँ पर कोई भूत भी मौजूद है। वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं उन्हें एहसास हुआ ही नहीं, उन्हें पता लगा ही नहीं। ये झूठी कहानियां हैं। लेकिन कुछ लोग जो वहां पर उनके हमले का शिकार होते हैं, बहुत कम हैं जो बच पाए हैं। बहुत ज़्यादा जख्मी, लेकिन बाद में भी वो जिंदा नहीं बच पाए, मारे जाते हैं। कहते हैं उस जंगल का एक शाप है जो लोगों को मार देता है। इन कहानियों में भी आपको वो शाप महसूस हो ही जाता है। मैंने सोच लिया उस जंगल में जाऊंगा, पेड़ पौधों की तस्वीरें खींचूंगा। मैं उस जंगल को कोई नुकसान थोड़े ना पहुंचाने वाला हूँ, पेड़ों को काटने वाला थोड़े ना हूँ। वहां पर रहूंगा 3-4 दिन, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचूंगा। उसके बाद उन तस्वीरों को मैं डेवलप करवाऊंगा और बेचने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें भूत प्रेत आ गए तो मज़ा आ जाएगा। कितनी महंगी बिकेगी वो तस्वीर। और वैसे मुझे इन पर यकीन नहीं है, शायद कुछ नई चीज़ देखने को मिल जाए। जहाँ जाने को सब डरते हैं वहाँ कुछ नया मिल ही जाता है। मैंने तैयारी कर ली, कैमरा भी ले लिया, टेंट भी ले लिया, खाने पीने का सामान भी ले लिया। इसके बाद कंधे पर वो बड़ा सा बैग टांगे मैं उस जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। पहले एक छोटा सा शहर आया, वहाँ पर बाउंड्री बनाई गई थी, उसके आगे जंगल की शुरुआत होती थी। मुझे लगा एक कॉफ़ी का कप पी ही लेना चाहिए उस शहर में। एक छोटे से रेस्टोरेंट में जब मैं बैठा, वो बड़े बैग को एक साइड पर रखे हुए, वहाँ का जो वेटर था वो पहचान गया मैं क्या करने वाला हूँ। उसने मुझे समझाया, देखिए सर,
उस जंगल में जाना सही नहीं होगा। आप वहाँ कैंपिंग के लिए तो नहीं जा रहे। मैंने उसे सही से नहीं बताया कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। इतना बड़ा बैग देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं वहाँ पर कैंपिंग के लिए जाने वाला हूँ। मैंने उसको कहा, नहीं नहीं, मैं कैंपिंग के लिए नहीं जा रहा, वैसे ही बस एक दिन वहाँ पर बिताऊंगा, रहूंगा नहीं कैंपिंग की तरह, बस कुछ पेड़ों को देखना है, कुछ निरीक्षण करना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। उसने कहा, सर एक दिन भी वहाँ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। आपने वो कहानियाँ नहीं सुनी? वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं जो आपको नजर नहीं आते। अगर वो आपको पसंद करें तो आपको एहसास तक नहीं होगा कि वहाँ भूत प्रेत हैं, लेकिन अगर वो आपको ना पसंद करें, आप जिंदा नहीं बचेंगे। मैं फिर से उन कहानियों को सुन रहा था जो मैं पहले ही पढ़ चुका था इंटरनेट पर। मैंने उसको कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। उसने मुझे समझाया, अच्छी कॉफ़ी बना कर दी और वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था। उसने कहा, आप इस शहर में मेहमान हैं, बस कॉफ़ी का एंजॉय कीजिए। मैं उसका धन्यवाद करके सीधा उस जंगल की तरफ बढ़ गया था। ख्याल तो मुझे भी आ रहे थे, क्या उनकी बातें सच्ची तो नहीं, कहीं मैं यहाँ खो तो नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ता गया, मुझे ऐसे ऐसे जानवर दिखे जो मैंने पहले नहीं देखे थे, बस तस्वीरों में देखा था, बस सुना था उनके बारे में। कुछ ऐसे रंग बिरंगे पक्षी, यहाँ पर तितलियाँ इतनी ज़्यादा थी मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। पेड़ों पर लगे हुए वो फल जो मैंने आज तक खाए तक नहीं थे, यहाँ पर ऐसे फल लगते हैं। मैंने तो सुना था हमारे देश में ये फल लगते ही नहीं, लेकिन अब लगते हैं तो तोड़ सकता हूँ, कहीं ये जहरीले तो नहीं। मैं उन्हें खाना तो चाहता था, लेकिन मुझे लगा सिर्फ तोड़ना ही सही होगा, खाना सही नहीं होगा। मैं इसे सबूत के तौर पर रखूंगा कि यहाँ पर ये फल पाए जाते हैं। जब लोगों को इसके बारे में पता लगेगा, इस जंगल में वो निरीक्षण करने के लिए आएंगे ज़रूर। ये जंगल ऐसा है जहाँ लोगों का आना जाना कम है। यहाँ ऐसा वीरान जंगल देखकर घबराहट तो होती है। यहाँ कोई जानलेवा जानवर जो इंसानों को मारता हो वो मेरे करीब तो नहीं आएगा। ये सोचता सोचता जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच गया था। एक खाली जगह दिखी और मैंने वहां पर टेंट लगा दिया। टेंट अच्छे से लगाया था कि कोई जानवर आ भी गया तो इस टेंट के अंदर नहीं आ पाएगा। ये नायलॉन से बना हुआ टेंट है, अंदर से जिप लगती है, बाहर से कोई जिप खोल भी नहीं सकता। कोई इंसान भी अगर टेंट के अंदर आना चाहे बाहर से, वो अंदर आ नहीं पाएगा, तो जानवर कैसे आएगा। मुझे खुशी थी। उस टेंट में 1 घंटा बिताने के बाद मुझे लगा अब रात के 8 बज गए हैं, मुझे कुछ तस्वीरें खींचनी होगी। यहाँ जंगल में कई जानवर रात के वक्त सक्रिय हो जाते हैं, मैं उनकी तस्वीरें खींचूंगा तो उन्हें महंगे में बेच सकता हूँ। मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, नीचे एक बल्ब लगा दिया था जिससे रोशनी हर तरफ होती। यहाँ कुछ खाने का सामान रख दिया था। जानवर धीरे धीरे से आएंगे, यहाँ पर आकर वो खाना खाने की कोशिश करेंगे और मैं उनकी तस्वीरें खींच लूँगा। रात को ऐसे जानवर आते हैं जो ज़्यादातर लोगों ने देखे हुए नहीं होते। मैं आराम से यहाँ पर उनकी तस्वीरें खींच पाऊँगा। 2 घंटे मैंने उस पेड़ पर बिताए थे। तरह तरह के जानवर वहाँ पर आए थे। मैं हर बार एक तस्वीर खींचता और कैमरे को पीछे छोड़ देता, लटका देता गर्दन पर। यह पेड़ सूखा हुआ था, एक भी पत्ता मौजूद नहीं था इस पर। चढ़ने में मुश्किल हो रही थी और मैं ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ा था और अब तस्वीरें खींचकर मैं वापस टेंट की तरफ बढ़ चला। ध्यान दे रहा था कोई जानवर मेरा पीछा ना करे। जल्दी से जब मैं टेंट के अंदर चला गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये खाली खाली सा टेंट था, ज़्यादा सामान तो मैं लेकर आया ही नहीं था। आराम से कुछ खाना खाया, फिर मैं लेट गया। एक छोटी सी लाइट में एक पुरानी नॉवल पढ़ने लगा। वो नॉवल पढ़ते पढ़ते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर से मैं दिन के वक्त तस्वीरें खींचना चाहता था। 5 से 6 घंटे जंगल में घूमता रहा, तस्वीरें खींचता रहा। तरह तरह के जानवर, फल, कई ऐसे पेड़ जो मैंने देखे नहीं थे, कई ऐसी लोकेशंस थी जो हर किसी को पसंद आएंगी। गुफाएं सी बनी हुई थी पेड़ों के बीच, उनकी भी तस्वीरें खींची। भालू देखा मैंने, यहाँ लकड़बग्घा देखा मैंने। ऐसे जानवर देख देख कर मन को खुशी हो रही थी। खुद को बचाना भी था तो जल्दी से मैं पेड़ पर भी चढ़ जाता था। बंदरों ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, लेकिन ये हमारे काम का हिस्सा है। तस्वीरें खींचता रहा, पूरा दिन तस्वीरें खींची और फिर मैं थक कर लगभग 6 बजे वापस टेंट में आ गया था। फिर नॉवल पढ़ी थी। आज
8 बजे तक मैं नॉवल पढ़ता रहा। उसके बाद बाहर से आ रही अजीब सी आवाज़ें, ये किसी जानवर की आवाज़ें नहीं थी। ऐसा लग रहा था ये आवाज़ें इंसानों द्वारा की गई हों, लेकिन अलग अलग दिशा से। कहीं यहाँ लोग तो नहीं आते शिकार करने के लिए? वो मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं बस सोचता रहा, घबराता रहा। और जब ऐसी आवाज़ें आती रहें तो आपको नींद भी नहीं आती। रात के 12 बजे तक मैं सोया नहीं था, और फिर रात को आपको डर लगने लगता है, और जब डर लगने लगता है तो हर चीज़ से डर लगता है। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वक्त 12 बजे का था, आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। मैं सोचने लगा, कहीं यहाँ भूत तो नहीं रहते? सच में वो भूतों की कहानियाँ सच्ची तो नहीं? मैं मन को समझा रहा था, नहीं, भूत नहीं होते, ये भूत नहीं हो सकते। फिर मन कह रहा, एक बार डर खत्म करता हूँ, मैं जिप खोलकर बाहर जाता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत की ही नहीं। आवाज़ें कुछ समय तक आती रही, लेकिन मैं बाहर गया ही नहीं। मन को थोड़ी शांति मिली थी। मुझे लगा कि कहीं वो कहानियाँ सच निकली तो मैं मारा जाऊँगा, मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं। मैं उस टेंट से बाहर निकला ही नहीं। उसके बाद कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा और इस दिन भी काम था। ये मेरा तीसरा दिन था। मैं यहाँ कुल 4 दिन रहने वाला था। तीसरे दिन भी मैंने कई तस्वीरें खींची, खुद को संभाला, खुद को समझाया कि कल रात क्या हुआ था। ये भूत नहीं थे। अगर भूत होते तो हमला करते, वैसे भी भूत होते नहीं। जानवर होगा कोई जो यहाँ इंसानों पर हमला करता होगा और कहानियों को भूतों के साथ जोड़ देते हैं। मैं कैसे सच मानूं? जब तक आंखों के सामने भूत नहीं आता, मैं यकीन नहीं करूंगा। तीसरे दिन भी मैं तस्वीरें खींचता रहा। अच्छी तस्वीरें मिल गई मुझे। मैंने टेंट को अगली जगह शिफ्ट भी किया था, लगभग उससे 7 किलोमीटर दूर। वहां पर टेंट लगाया। रात के वक्त वहां भी तस्वीरें खींची। चौथा दिन भी इसी तरह से गुजारा था मैंने। रात को 10 बजे मैं वापस आ जाया करता था, ज्यादा समय नहीं लगाता था। यहाँ भी कुछ आवाजें दूर से आती रहीं। अब मैं समझने लगा था ये भूतों की आवाजें नहीं थी। हो सकता है ऐसे पंछी हों जो पेड़ों पर रहते हैं, रात के वक्त आवाजें करते हैं, और मैं बेवजह ही कहानियों को इनसे जोड़ता जा रहा हूँ। मुझे वहाँ जंगल में किसी ने नुकसान तक नहीं पहुँचाया, चाहे वो भूत कहूँ या जानवर कहूँ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हर बार की तरह मैंने अच्छी तस्वीरें ली। काम पूरा हो चुका था। मैं टेंट को समेटने लगा, और टेंट समेटते समेटते काफ़ी समय हो गया, और मैं जब कंधे पर उस बड़े बैग को टांग चुका था, वक्त दोपहर के 12 बजे का था। अब मुझे वापस जाना था, और मैं जानता था लगभग 6 से 7 घंटे मुझे चलना पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बस कोई नुकसान ना हो, अंधेरे से पहले पहले मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं। वापस आते वक्त मैं इधर उधर पेड़ों को देखता जा रहा था। कहानियां आखिरी बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं, और मुझे लग रहा था भूतों ने मुझे पसंद किया, जैसा कि कहानियों में बताया जाता है। जिसे वो नापसंद करते हैं उसे जिंदा नहीं छोड़ते, जिन्हें वो पसंद करते हैं उनको एहसास तक नहीं होने देते कि ये कोई भूतिया जंगल है। उन्होंने मुझे पसंद किया होगा। मन ही मन मुस्कुरा रहा था, भले ही मुझे इस पर यकीन नहीं था। फिर मेरा दिमाग कहने लगा था, कितनी झूठी कहानियां बनाई हुई हैं। यहाँ जो भी जिंदा बचता है, जो कि लाखों लोग बचते होंगे, लेकिन कोई जो जानवर का शिकार बन जाता होगा, उस पर कहानी थोप देते होंगे कि देखो वो मारा गया, उसे जरूर भूत ने मारा होगा। मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जैसे जैसे मैं जंगल के बाहर आता गया, मुझे लगने लगा अब इस जंगल को अलविदा कहने का समय है। भले ही जंगल कुदरत का बनाया हुआ होता है, लेकिन मेरा मानना है हर चीज में जैसे जिंदगी होती है, आप जिस चीज से दूर जाएं, एक बार उसे अलविदा जरूर कहें। मन को थोड़ी शांति मिलती है। आप अपने घर को छोड़ रहे हैं तो अपने घर को कहें, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा जब मैं वापिस आऊंगा। फिर अगर आप किसी जंगल में घूमने गए हैं, किसी शहर में घूमने गए हैं, वहां से अब बाहर निकले, तब उस शहर को, उस जंगल को भी अलविदा कहें, और कहें मैं दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, दोबारा यहाँ घूमने जरूर आऊंगा। यहाँ सब कुछ मेरे लिए अच्छा रहा, जैसे कोई आपका दोस्त हो। मैं इस जंगल को बाहर निकलकर अलविदा कर रहा था। जैसे ही मैंने उस जंगल को अलविदा कहा, मन में ख्याल आया, उन भूतों को भी अलविदा कर ही देता हूँ।
भले ही मैं यकीन नहीं करता, लेकिन कहानियों में तो ऐसा बताया जाता है, तो एक बार उन भूतों को भी अलविदा कर ही देता हूँ। मन ही मन मुस्कुराता हुआ मैंने कहा था, तुम्हें भी अलविदा करता हूँ मेरे भूत दोस्तों। सब कहते हैं यहाँ डरावने भूत होते हैं, मैंने किसी का एहसास नहीं किया। और यकीन मानो, मुझे वैसे यकीन भी नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कहानियों के अनुसार तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यानी तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैं इस जंगल में फिर कभी ज़रूर आऊँगा घूमने के लिए। ये कहकर मैं उस जंगल से बाहर आ गया उस शहर में। वो रात मैं उस शहर में बिता पाया था। उसके बाद मैं वापस अपने शहर आ गया। अब मेरे पास ये कैमरा था और मुझे सारी की सारी तस्वीरें देखनी थी, कितनी अच्छी आई हैं, कैसी आई हैं। तो मैं इसे डेवलप करवाने के लिए जैसे ही उस बड़ी शॉप में गया था, एक एक करके वहाँ कंप्यूटर पर इन तस्वीरों को मैं चेक कर रहा था। जैसे जैसे तस्वीरें निकलती आईं, मुझे खौफ का एहसास हुआ था। पहली बार मैं इतना ज़्यादा डरा था। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इतने दिनों में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। जैसे जैसे मैंने तस्वीरें देखी, वहाँ सारी तस्वीरें वैसी ही थी जैसे मैंने खींची थी। जब मैं रात को वापस आ जाया करता था, मैं अपने कैमरे को अपनी बगल में रखता था, फिर नॉवल पढ़ता था। उसके बाद मैं सो जाया करता था। आपको बताऊं उन तस्वीरों में क्या क्या मौजूद था। वो सारी तस्वीरें मौजूद थीं जो मैंने खींची थी, लेकिन जब मैं सो जाया करता था, कोई मेरे कैमरे से मेरे सोए हुए की एक फोटो हर रात खींचता था। मैं मानता था भूत होते नहीं, उस जंगल में भी भूत नहीं थे, लेकिन मेरा वो टेंट जहां मैं अंदर से जिप लगा देता था, बाहर से कोई उस टेंट में आ ही नहीं सकता और अंदर कोई मौजूद ही नहीं था। जब मैं सोया हुआ होता, कौन तस्वीर खींचता था मेरी? लगभग 4 दिनों तक वो 4 तस्वीरें आई थी उस कैमरे में। किसी ने मेरी तस्वीरें खींची थी। वो कौन था? हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं खेती का काम करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अपने खेतों से बाहर ही रहता हूँ। मेरे 2 और भाई हैं, वो भी खेती का काम करते हैं। वो ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, इतने पैसे हैं, हमें उन पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। मैंने ज़िद करके अपने पिता से एक गाड़ी ली थी और उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। कॉलेज में जाना, ऐश करना, दोस्तों के साथ खाना पीना, बस मुझे यही पसंद था। और खेतों में रहकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं काफ़ी पीछे चला गया हूँ। इसीलिए ज़्यादातर समय मैं कॉलेज में ही बिताया करता। अपने साथियों को अपने साथ लेता और घूमने के लिए निकल जाता पहाड़ों की तरफ। मैं अपने घर में ये कहता कि एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम करने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। मेरे पिता मान लेते मेरी बात, मुझसे प्यार ही इतना ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरे भाई थोड़ा चिढ़ा करते थे कि तू बिगड़ने लगा है। मैंने कहा अभी तो उम्र है बिगड़ने की, और कब बिगड़ूंगा। इसीलिए मेरा भाइयों से कभी कभी झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन मेरे भाई थे, वो मेरी फिक्र किया करते थे। झगड़ा करने के बाद भी हम फिर से एक हो जाया करते। लेकिन अब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी, रात को 9 बजे शराब पीने की लत। मैं अपने दोस्तों के साथ नई नई जगह पर जाता और वहाँ जाकर शराब पीता। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चढ़ जाती और मेरे दोस्त मुझे घर छोड़कर जाते। लेकिन कभी कभी जब मैंने शराब पी हुई भी होती, गाड़ी चलाकर खुद घर आना पड़ता और ऐसा दिखावा करना पड़ता कि मैंने शराब नहीं पी है। 2 बार अपने पिता के हाथों से पिट भी चुका था, लेकिन जो आदत बन जाती है उसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा मानना था पीकर चलाने में क्या बुराई है, इसीलिए हर बार अब मैं यही करने लगा था। रात के वक्त 9 बजे घर की तरफ निकलना और ज़्यादातर टल्ली ही होता था। कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन उस रात शायद मैंने ज़्यादा ही पी ली थी। स्टीयरिंग मुझसे संभाला नहीं जा रहा था।
लेकिन मैं अपने भाइयों को भी फ़ोन नहीं कर सकता था और मेरे दोस्त तो पहले ही निकल चुके थे, तो मुझे अकेले को ही गाड़ी चलानी थी। मैं गाड़ी चलाए जा रहा था और आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा सा आ जाता, कभी कभी सर घूमने लगता। और एक बार ऐसा ही हुआ, मुझसे स्टीयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट साइड को घूम गया और गाड़ी उतर गई सड़क से बिल्कुल नीचे। बड़े बड़े खड्डे थे और उन खड्डों में गाड़ी उछलने लगी। तब मेरा ध्यान पड़ा स्पीडोमीटर पर। गाड़ी 120 पर थी और ऐसे उछल उछल कर जा रही, मुझे लग रहा था अब नहीं बचने वाला, अब नहीं बचने वाला मैं। गाड़ी उछलती उछलती आगे एक जैसे रैंप बना हुआ वहां तक पहुंची और हवा में उड़ी आगे वाले घर के ऊपर से निकल गई। लेकिन फिर भी मैं सही सलामत बच गया था। लेकिन गाड़ी को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, मुझे खुशी थी कि मैं बच गया, मैं किस्मत वाला था। लेकिन मेरी गाड़ी जहां एक दीवार से टकराई थी, वो दीवार टूट चुकी थी, भीड़ लगने लगी थी। मेरी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी आने लगा था। फिर मुझे लगा ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होगी, मुझे एहसास तो बिल्कुल सही सा हो रहा है, ज़्यादा दर्द महसूस भी नहीं हो रहा। लेकिन बीच बीच में बेहोशी सी आने लगती। उसके बाद मुझे अस्पताल पहुंचाया गया था और अंधेरा यहाँ भी बहुत ज़्यादा था। शायद रात के 12 बजे होंगे। जब मेरी आँख खुली थी, मेरे सामने डॉक्टर था और मुझे जैसे बेड पर लिटाया गया। तब मैंने एक पल के लिए सोचा था, नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन रूम नहीं, नहीं ऑपरेशन रूम नहीं। अगर मैं ऑपरेशन रूम में हुआ ना, इसका मतलब चोट बहुत ज़्यादा लगी है, फिर तो भाई बहुत पिटाई होगी और हो सकता है मुझे ऑपरेशन में वो दर्द भी सहना पड़े। लेकिन मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया, कोई लाइट नहीं लगाई गई थी, ये ऑपरेशन रूम नहीं था। और वो डॉक्टर से मैंने बात की, मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। उसने कहा नहीं नहीं, चोट ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन लेटे रहो, देखो मुझे थोड़ा सा चेक करना है, ऐसे तुम उठोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मुझे दर्द का एहसास तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा नहीं होगा, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन तुमने जो बेवकूफ़ी की है ना, तुम्हारे घर वाले बहुत ज़्यादा वैसे बुरा महसूस करेंगे। ये सोचकर मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। फिर मैंने महसूस किया जितनी चढ़ी थी ना, सब उतर गई। एक्सीडेंट हुआ ही इतना बुरा था। मैंने थोड़ा ध्यान दिया, साथ में एक और बेड लगा हुआ था और वहाँ भी एक लड़का जैसे लेटा हुआ था। उसे भी ज़्यादा चोट लग तो नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा खून उसके कपड़ों पर लगा था, लेकिन वो आराम से बैठा हुआ मेरी तरफ बार बार नज़रें करता और फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा देता। लेकिन वो जो डॉक्टर था ना, वो अच्छे से चेकअप कर रहा था। कभी मेरी टांग उठाता, कभी टांग में चाकू मारने की कोशिश करता, कभी मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता। मैं भी घबराए जा रहा था। एक तो रात का वक्त था। मैंने उस डॉक्टर को कहा भी, देखिए मेरे घर वालों को मत बताना, ये बात अगर यहीं पर ख़त्म होती है तो बता दो, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। उसने कहा नहीं, चेक तो कर रहा हूँ, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। तुम्हारे घर वालों को वैसे बताना तो होगा ही। देखो, घर वालों को बिना बताए ना बात आगे बढ़ने वाली नहीं। मैं अब थोड़ा घबरा गया। अरे यार, मेरे पिता बहुत डांटेंगे भाई, बेल्ट से मारते हैं, बेल्ट से। मुझे चोट लगी है, ऊपर से बेल्ट से मारेंगे। वो थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन फिर शांत हो गया। उसके बाद उसने चेकअप अच्छे से कर लिया था। फिर वो कहने लगा, अब मुझे जाना होगा, तुम यहीं पर रहना और बाहर मत निकलना। देखो, उठना नहीं है, हो सकता है चोट लगी हो, जब तुम उठो कोई हड्डी मुड़ जाए या पैर मुड़ जाए। जब तक चेकअप पूरा नहीं होता उठकर कहीं नहीं जाना है। समझ आ गया? समझ भी तो आ गया ना? मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर वहाँ से जा चुका था। मेरा ध्यान इधर उधर पड़ रहा था। तभी वो साथ वाले लड़के ने कहा, क्या हुआ भाई, कैसे यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने कहा, यार शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सच कहते हैं लोग। भाई इतनी बार चलाता था, मुझे लगा यार कंट्रोल हो जाती है। इस बार सच में नीचे उतर गई गाड़ी, भाई हवा में उड़ी थी और मैं सीधा एक दीवार से टकराया। भाई गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं तो गया, लेकिन भाई ज़्यादा चोट नहीं लगी, बच गया। वो एयरबैग खुल गए ना, इसलिए मैं बच गया। तो तू बता भाई, तू यहाँ कैसे? तेरे भी कपड़ों पर थोड़ा खून तो लग रहा है। उसने कहा, हाँ यार, मैंने भी थोड़ी पी रखी थी। मैंने गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी, तूने हवा में उड़ा दी। भाई है तू मेरा। मैं भी हंसने लगा था। हाँ यार, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है और तुझे पता तो है भाई, क्या 40-60 पर गाड़ी चलाना, 100 से नीचे गाड़ी हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। तेरे पास कौन सी गाड़ी है? उसने अपनी गाड़ी बताई। उसकी ऑडी की गाड़ी थी। मैंने कहा, भाई ऑडी की गाड़ी कितने पर चला रहा था? उसने कहा, भाई 120 पर।
मैंने कहा 120 पर। अबे इससे भी तेज चलती है, क्या तूने ब्रेक लगाई थी? उसने कहा नहीं नहीं यार, मैं ब्रेक नहीं लगा रहा था, इससे भी तेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पी थी ना तो डिवाइडर पर चढ़ गई। मैंने कहा तुझे वैसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा, मैं भी वैसे ठीक ही हूँ। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी बता दिया, ज़्यादा चोट नहीं लगी। भाई वो कब से डॉक्टर गया है, वापस नहीं आ रहा और मुझे खुजली हो रही है पीठ पर। मैं थोड़ा उठकर खुजा सकता हूँ क्या? कोई परेशानी तो नहीं होगी? उसने कहा पता नहीं भाई तुझे कितनी चोट लगी है, कैसा एक्सीडेंट था, लेकिन मैं कहूँगा मत उठ। मैं रुक नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं उठा। मैं अपने उस बेड से उठा था और बैठकर थोड़ी पीठ खुजाने लगा था। उसके बाद मैं ये भी सोच रहा था यार कमरे में थोड़ा अंधेरा है, ज़्यादा लाइट लगानी चाहिए थी, छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं। मेरे उस साथी ने भी कहा हाँ यार लाइट तो थोड़ी कम है, तो बाहर जाकर देखना तो नहीं चाहता तू? मैंने कहा यार देखना चाहता हूँ, तभी तो उठा हूँ, थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ ना। मुझे लगा ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन यहाँ यार बदबू सी आ रही है, मुझे लगता है इससे चक्कर आने लगेंगे, थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ ना। और मेरी सिगरेट की डिब्बी, मेरा फ़ोन, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये कैसे गंदे से कपड़े पहना रखे हैं यार इन्होंने। मैं बाहर जाकर देखना चाहता था। जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, मेरा ध्यान मेरी कलाई पर पड़ा। मेरी कलाई पर लाल रंग की पट्टी थी। मैंने कहा ये क्या यार, लाल रंग की पट्टी बांध रखी है? क्या इस अस्पताल में ये कोई रूल है भाई, पट्टी पेशेंट को बांधी जाती है? तू दिखा तो। उसने भी अपनी कलाई दिखाई, उस पर भी लाल पट्टी बंधी थी। मैंने कहा क्या इस पर नंबर है? उस पर भी नंबर था, मेरी कलाई पर पट्टी, उस पर भी नंबर था, यानी पेशेंट को कोई नंबर दिया जाता है। मैं उसको कहने लगा यार क्या प्लास्टिक की पट्टी सी है, मन करता है उखाड़ डालूं, लेकिन नहीं यार, कोई गड़बड़ नहीं चाहता। मैं उसे मनाना चाहता हूं डॉक्टर को। अब यह अस्पताल कितना बड़ा है, छोटा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ये कमरा ज़्यादा बड़ा तो लगता नहीं, बाहर जाकर देखता हूँ यार कौन सी जगह है भाई, कहाँ लाया गया है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कुछ लोग थे, कोई 3-4 लोग, कुछ इधर घूम रहे, कुछ उधर घूम रहे। मैंने हर किसी को देखा, उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, शायद ये अस्पताल चलता है काफ़ी ज़्यादा। मैं बाहर जाकर किसी से बात करना चाहता था, लेकिन तभी डॉक्टर आ गया दरवाजे के बहुत करीब और मुझे देखते ही कहने लगा तू यहाँ उठ कर क्यों आया? तुझे कहा था ना उठना नहीं है, तू उठेगा दर्द बहुत ज़्यादा होगा, देख तेरा पैर मुड़ जाएगा, हड्डी टूट सकती है, तुझे चोट लगी हो सकती है। मैंने कहा नहीं लगी। उसने कहा बाहर मत आना, देख मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने वो दूर से देख लिया, तो बाहर आने को कर रहा था। बाहर नहीं आना है, समझ में नहीं आ रही? उसने मुझे चेतावनी दी और वहाँ से जल्दी जल्दी वो चला गया, कोई खास काम था उसे। मैं अब दरवाजे के अंदर था। मेरा वो साथी अब चलकर मेरे करीब आया और कहने लगा यार चोट तो मेरे भी कम ही लगती है, मैं भी अच्छे से चल पा रहा हूँ, थोड़ा पैर मुड़ा लगता है। मैं अब उसको कहने लगा यार वो तो बाहर जाने देगा नहीं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दूर जा चुका है, क्या बाहर घूम कर आए, किसी को पता तो चलेगा नहीं। उसने कहा जा तू जा, मैं यहाँ से देखता हूँ कोई आता तो नहीं, मैं इशारा कर दूंगा, तू भाग कर यहाँ आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं अब चलता चलता आगे जा रहा था। मैंने देखा वहाँ कई लोग थे, 3-4, जो शायद बाहर सैर कर रहे थे। मैं किसी से बात करना चाहता था, मैं चाहता था किसी से एक सिगरेट मिल जाए। सिगरेट पीने के बाद मुझे थोड़ी सी शांति का एहसास होता है। और बाकी जो शराब भी पी थी जैसे सारी उतरी हुई है, बिल्कुल भी नशा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने एक आदमी से सिगरेट मांगी, लेकिन वो इतना नक चढ़ा था, मेरी तरफ देखा तक नहीं, सीधा आगे चला गया। मैं पीछे से 2 बार उसे आवाज़ लगा चुका था, लेकिन शायद वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता था। क्या मेरे चेहरे पर कोई चोट तो नहीं लगी, या मैं देखने में कोई शराबी लगता हूँ? भले ही मैंने बाजुओं पर काफ़ी ज़्यादा टैटू करवा रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कोई बिल्कुल मेरी बात का जवाब ही नहीं देगा। बड़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी अमीर लोग हैं, ऐसों से तो हम बात भी ना करें। कैसा नकचढ़ा सा था। ये कहकर मैं आगे की तरफ बढ़ा। आगे एक लड़की थी जो शायद बाहर घूम रही थी, बड़ा सा थैला हाथ में लिए और थोड़ी रो भी रही थी। ऐसा लग रहा था उसका कोई करीबी शायद अस्पताल में भर्ती होगा जिसे ज़्यादा चोट लगी होगी। वो एक तरफ बैठी थी। मैं उसके करीब जाकर उससे सवाल पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हैं, लेकिन अचानक वो घबरा सी गई, इधर उधर देखने लगी जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई हो। जल्दी से वहाँ से वो निकल गई। मैं पीछे से आवाज़ लगाना चाहता था, लेकिन वो भागी इतनी तेज़। अब मुझे लगा यार ये कैसा अस्पताल है भाई, पागलों का अस्पताल तो नहीं, मेरे सर पर चोट तो नहीं लगी, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। अब वहाँ एक और आदमी था, साइड में खड़ा बीड़ी पी रहा था। मुझे लगा उससे बीड़ी ही मांगता हूँ।
अब सिगरेट तो मिलने वाली नहीं, वैसे भी सर थोड़ा सा घूम रहा है, उससे बीड़ी मांगता हूँ, काश वो दे दे। जैसे ही मैं चलता चलता उसके करीब गया, मैंने आवाज़ लगाकर कहा, भाई साहब बीड़ी देंगे, मेरा भी गला थोड़ा सा बैठा जा रहा है, एक्स्ट्रा है क्या? वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, आराम से बीड़ी पिए जा रहा। मैंने फिर से कहा, भाई साहब इधर एक बीड़ी देंगे? उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अब मुझे लगा यार बीड़ी तो पीनी होगी, एक तो जो बीड़ी का धुआं था वो मेरे नाक तक पहुंच रहा और मन कर रहा कि बीड़ी पीऊं, चाहे छीन कर ही क्यों ना पीनी पड़े। मैं थोड़ा सा रौब दिखाऊंगा और वो शायद डर जाएगा। मैं उसके करीब गया, एक बार जोर से कहा था, भाई साहब बीड़ी तो देनी होगी, मेरा बीड़ी पीने का मन कर रहा है, जानते हो मैं कौन हूं? मैं उसे डराना चाहता था। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अब मुझे लगा कोई गड़बड़ है, मुझे अब उससे धक्का मारकर वो बीड़ी छीननी होगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं उसे धक्का मारने के लिए गया था। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं उसके आर पार हो गया। मैं घबरा गया, दूसरी बार उसे छूने की कोशिश की, मेरा हाथ उसके आर पार। मैं डर कर कहने लगा, भूत भूत भूत, भागो भूत। मैं भूत भूत कहकर सीधा वापस उसी जगह आ गया था। मेरा साथी मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ क्या हुआ, भूत क्यों कह रहा है? मैंने कहा, वो भूत है, वो बीड़ी पी रहा है ना, दिख रहा है तुझे, दिख रहा है? उसने कहा, हाँ दिख रहा है। मैंने कहा, वो भूत है, अभी उसके आर पार हो गया मैं, भूत है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं उसको कह रहा, यार यहाँ अस्पताल में भूत होते हैं, मैंने सुना था कि अस्पताल में जो मर जाते हैं ना, उनके भूत नज़र आते हैं। ये भूत है भाई, कोई नुकसान ना कर दे, मैं तो अब यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं। मेरे साथी ने भी कहा था, हाँ यहाँ से नहीं जाएंगे। वो डॉक्टर कहाँ है भाई, नर्स डॉक्टर कोई तो आए यार, यहाँ तो डॉक्टर ही है, नर्स तो कोई नज़र नहीं आ रही। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता था। कमरे का दरवाज़ा बार बार खोलकर हम उस आदमी की तरफ देखते जा रहे। जब बीड़ी खत्म हुई, वो चलकर दूसरी तरफ चला गया। तब जाकर थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ था। यहाँ कितना खतरा हो सकता है अब हमारी समझ में आया था। वो डॉक्टर का इंतज़ार हम करते ही रहे। उसके बाद मैंने देखा वो बाहर वाले गेट के करीब काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने लगी थी। जैसे 2-3 गाड़ियाँ आई थी और मैंने एक गाड़ी को पहचान भी लिया। ये तो मेरे ताऊ की गाड़ी है। अब ताऊ की गाड़ी यहाँ। ताऊ को पता लग गया, भाई मेरे पापा इतना ज़्यादा नहीं पीटते जितना ताऊ पीटते हैं। यहाँ ताऊ पीटेंगे भाई, यहाँ चोट लगी है फिर भी ताऊ पीटेंगे, हमेशा ऐसे करते हैं। पता लग गया उन्हें। शराब पीकर गाड़ी चलाई मैंने भाई, मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं ताऊ से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे ताऊ दिखे गेट से अंदर आते हुए, वो रो रहे थे। ऐसे रोते हुए अपने ताऊ को कभी नहीं देखा। दूसरी गाड़ी से मेरे 2 भाई भी बाहर निकले थे। वो भी ऐसे रो रहे थे जैसे उन्हें पता लग गया। वो सोच रहे होंगे मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मन कर रहा था जल्दी से आगे जाऊं और कहूं, ठीक हूं मैं, ठीक हूं भाई, ऐसे रो क्यों रहे हो? मेरे भी आंसू निकलते जा रहे थे। तभी मैं आगे बढ़ने वाला था, वो डॉक्टर आ गया। वो मुझे कहने लगा, पीछे पीछे, अंदर चलो, अंदर जल्दी से अंदर चलो। मैंने कहा, वो मेरे ताऊ आए हैं, मेरे भाई आए हैं। वो डॉक्टर कहने लगा, चलो जल्दी से अंदर चलो, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, ये अस्पताल के कुछ रूल्स हैं। मैंने कहा, ठीक है, अब डांट नहीं खानी, सबसे डांट खाकर अच्छा नहीं लगेगा। एक तो ताऊ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, पीछे लगता है पिताजी भी आ रहे होंगे। मैं वहीं बेड पर लेट गया था। तब वो डॉक्टर मेरे करीब आया। वो फिर से मेरी टांग की कोई चेकअप कर रहा था। उसने मेरी टांग पर भी एक टैग लगा दिया, मेरे अंगूठे को बांध दिया था। ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ भी किया। वो मेरी तरफ देखकर कह रहा था, ये क्या डॉक्टर साहब? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो डॉक्टर बाहर की तरफ जा रहा था और कह रहा था, देखो घबराना मत और बाहर मत आना। बाहर आओगे तो तुम्हें ज़्यादा दुख लगेगा। इसके बाद बाहर से जैसे रोने की, चीखने की आवाज़ें आए जा रही थी और मैं अंदर से भी उन आवाज़ों को पहचान पा रहा था। माँ के रोने की आवाज़ है, बाहर से माँ के रोने की। पता लग गया माँ को। माँ तो तब भी रो पड़ती है जब मुझे छोटी सी खरोंच लगती है। अब माँ को पता लगा होगा इतना एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी इतनी टूटी थी। मैं इसके बाद वो आवाज़ें सुनता रहा और अंदर ही रोता रहा। फिर वो बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर ताऊ अंदर की तरफ आए थे। जैसे ही मेरे ताऊ अंदर की तरफ आए, दरवाज़ा खोला, मेरा शरीर जैसे जकड़ने लगा था।
उसके बाद ताऊ मेरे सीने पर सर रखकर ऐसे रो रहे थे जैसे मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं उन्हें बताना चाहता था, ताऊ जी मैं ठीक हूँ। मेरी ज़बान हिल नहीं रही। ऐसा लग रहा था मैं जकड़ गया हूँ। कहीं डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया, कोई बेहोशी वाला मैं बेहोश तो नहीं हो रहा, महसूस तो हो रहा है। ताऊ रोते रोते वहाँ से बाहर की तरफ चले गए थे और डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा समय नहीं, देखिए पुलिस के आने का समय हो गया है, आप बाहर रुकिए। जैसे ही मेरे ताऊ बाहर गए मेरी ज़बान थोड़ी सी हिली और मैं कहने लगा, ये क्या, मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा था, मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा था। मैं जल्दी से उठा। मैं जैसे ही उठा उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागा अपने ताऊ को बताने के लिए मैं सही हूँ। मैं बाहर पहुंचा और ताऊ के आर पार हो गया। मेरे ताऊ को मैं गले से नहीं लगा सका, ना अपनी माँ को ना अपने भाई को। ये क्या सब भूत बन गए, सब भूत बन गए, ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैं पीछे की तरफ भागा कमरे के अंदर और डॉक्टर को कहने लगा, ये क्या किया तुमने, ये कौन सी जगह है, सब भूत नजर क्यों आ रहे हैं। तब उस डॉक्टर ने कहा था, ध्यान से देखो, नजर गड़ाओ अपने बेड की तरफ जहां से तुम उठे हो। जब तुम ध्यान लगाओगे तुम समझ पाओगे। लगाओ ध्यान बेड की तरफ, क्या वो खाली है। मैंने अपने बेड की तरफ देखा। जितना मैं देखता गया मुझे मेरा शरीर दिखता गया। बेड पर मेरा शरीर बहुत ज़्यादा जख्म थे, कटा हुआ, कई जगह से जैसे हड्डियां टूटी हो, पैर पिचका पड़ा था, सर भी आधा टूटा हुआ था। मैं तभी समझ गया था मैं उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाया, मैं वहीं मारा गया था। और जैसे मैं मारा गया मेरा वो साथी, वो दोस्त जो पास के बेड पर लेटा हुआ, वो भी मारा गया था। हमारे लाल रंग की पट्टियां इसीलिए बांधी थी जो डेड बॉडी पर बांधी जाती हैं। हमारे पांव के अंगूठे पर भी टैग लगाया गया था जो लाशों पर लगाया जाता है। उसके बाद एक एक करके सब अंदर आ रहे थे। मेरी डेड बॉडी पर सर रख रख कर रो रहे थे। मैंने अपने भाइयों को ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। मुझे हमेशा से लगता था वो मुझसे जलते हैं, लेकिन उनकी आंखों के वो आंसू रुक नहीं रहे थे, ऐसे रो रहे थे वो। और मैं डेड बॉडी में महसूस कर पा रहा था धीरे धीरे जाने का वक्त नज़दीक आ रहा है। ये मॉर्चरी थी जिसे मुर्दा घर कहा जाता है, और वो डॉक्टर नहीं था, मुर्दा घर में लाशों का रख रखाव करने वाला था। मैं बस यही कहना चाहूँगा, कभी भी शराब पीकर गाड़ी मत चलाइएगा। आपको एहसास तक नहीं होगा कब आप जिंदा से मुर्दा हो जाएंगे, और ऐसे ही मुर्दा घर में आखिरी रात आपकी इस तरह से गुजरेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेक्टर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट न्यू मैक्सिको का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक बैंक में काम करता हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। सुबह 9 बजे काम पर जाना, शाम को 5 बजे वापस आ जाना, बिल्कुल साधारण ज़िंदगी। और मैं जिस घर में रह रहा हूँ, आपको बता दूँ, मैं अकेला रहता हूँ और इस शहर में अकेला रहना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। खाना आपको खुद बनाना पड़ता है, जो बचा खुचा है वो भी खुद खाना पड़ता है। आप कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आज मैं किसी और के घर खा लूँ। अकेलेपन का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे ये शहर पसंद आने लगा था। मैं 3 सालों से अब यहाँ रहना जब से शुरू हुआ हूँ, मुझे ये शहर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। इससे पहले मैं फ्लोरिडा के मायामी शहर में रहा करता था और वहाँ महंगाई ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ मेरा मन लग गया। लेकिन हर शहर की एक मुसीबत होती है और इस शहर की मुसीबत अब जाकर सामने आना शुरू हो गई थी। यहाँ एक कातिल है जो लोगों को घर में घुसकर मारता है और कहते हैं जो अकेला रहता है ना, वो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल में रहता है।
हमेशा सोचा करता हूँ मैं किसी को गर्लफ्रेंड बना लूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा दिखता ही नहीं, कोई लड़की मुझे भाव देती ही नहीं, इसीलिए अकेला रहना ही पड़ता है। रात के वक्त सोचा करता हूँ कहीं मेरे घर में भी वो कातिल तो नहीं घुस आएगा और मुझे मारकर तो नहीं चला जाएगा। सोचा करता हूँ, लेकिन फिर अपने ख्यालों को वो इतनी उड़ान देने की कोशिश नहीं करता, दबा कर रखता हूँ। आज खास दिन था। आज हमारे उस ऑफिस में किसी ने पार्टी की थी अपने बर्थडे की। वहाँ पर खाने के बाद मैं क्लब में चला गया। बहुत समय बाद मैं एक डांस क्लब में गया था। मेरा मन ही नहीं लग रहा था, यहाँ कोई ना कोई बात करने के लिए तो मिलेगा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, यानी कि ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाता, भीड़ से दूर रहना पसंद करता हूँ। मैं क्लब में किसी से बात कर भी नहीं पाया और रात के 10 बज गए थे। 10 बजे मुझे लगा अब घर चले ही जाना चाहिए। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं घर के अंदर अब फ्रिज में ढूंढ रहा था कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन फ्रिज में पड़ा था एक पुराना सैंडविच। चलो कोई बात नहीं, सैंडविच ही खा लेता हूँ। भूख लगी हुई थी, मैं बाहर खा काफ़ी पहले पाया था और अब तक मुझे भूख लग गई थी। सामने पड़ी हुई अखबार में मैं पढ़ने लगा था पिछले महीने वो जो एक लड़के को उस कातिल ने मारा है ना, किस तरह से मारा था, पूरा एक आर्टिकल छपा था। कुर्सी पर बैठकर मैं देखने लगा आखिर कैसे कैसे मारा था। वहाँ बताया गया था कि वो कातिल चुपके से घर के अंदर घुसता है, दरवाजे की आवाज़ भी ज़्यादा नहीं करता, अंदर घुस जाता है। उसके बाद एक चाकू से वो तब तक वार करता है जब तक उसका शिकार मर नहीं जाता। उसके बाद वो सफाई करता है अच्छे से। साफ सफाई करने के बाद हर सबूत को मिटा देता है, कैमरे से रिकॉर्डिंग भी उड़ा देता है, जैसे कोई सबूत छोड़ता ही नहीं और मार कर चला जाता है। कई लोगों को उसने इस शहर में मारा जो अकेले रहा करते थे, लड़की, लड़का, बूढ़ा, औरत, वो किसी को नहीं छोड़ता, बेरहम। आज घर में मैं अकेला था, अखबार को पढ़ रहा, हाथ में वो सैंडविच मैं ख़त्म कर चुका था। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने आपको बताया ना मैं अकेला रहता हूँ। दरवाज़ा किसी ने खोला, फिर बंद कर दिया। कोई घर के अंदर आ चुका था। मैं सहम सा गया, क्योंकि मैं किचन में था तो मेरे मन में कई ख्याल आए। मैंने सोचा कोई चाकू उठाता हूँ। मैंने जल्दी से पास में पड़ा वो चाकू उठाया। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ खतरा बढ़ भी सकता है। फिर मैं नीचे छिप गया ताकि किसी को पता लगे ही ना कि मैं घर में मौजूद हूँ या नहीं। वो कदमों की आवाज़ करीब से आई थी। ऐसा लग रहा था वो किचन में आ चुका है। ये लड़का है या लड़की अब तक मुझे पता नहीं था, लेकिन आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि अगर ये लड़का है तो इसने सख्त जूते पहन रखे हैं, अगर ये लड़की है इसने हील वाली जूती पहन रखी है। मैं बस चुपचाप बिना आवाज़ किए एक कोने में छिपा बैठा था। सामने मुझे टांगें नजर आईं। ये एक लड़की की टांगें थीं जिसने शायद स्कर्ट पहन रखी थी, हील वाली वो जूती पहन रखी थी। तभी मुझे ख्याल आया, ये लड़की है, ये लड़की है। मैं ये देख पा रहा था। उसने किचन से कुछ सामान उठाया और वो सीधा दूसरे कमरे की तरफ बढ़ चली। यकीनन वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। वो आर्टिकल में बताया गया था जो कातिल है वो पहले आपके आसपास घूमता है। जिस भी इंसान को उसने मारा था उसकी पूरी तरह से पहचान की थी। वो कब आता है, कब जाता है, कब घर में होता है, कब नहीं होता, हर चीज़ का उसे पता होता है। वो पूरा होमवर्क करता है, उसके बाद अपने शिकार को मारता है। मैं बस बचने के तरीके जानना चाहता था। दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था, मैं हिला ही नहीं। जैसे ही पास के बेडरूम के उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, मुझे लगा ये सही मौका है। मैं हल्की सी आवाज़ करके उठा। ज़्यादा आवाज़ करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, वो उस बेडरूम के कमरे तक आवाज़ चली गई और मैं फिर से नीचे होकर बैठ गया। शायद उसे पता लग गया कि किचन में आवाज़ हुई है, लेकिन अगर मैं छिपकर रहूँगा तो उसे शायद पता ना लग पाए। वो लड़की दोबारा किचन में आई, इधर उधर देखने लगी। उसके बाद शायद उसे तसल्ली हो गई कि किचन में कोई नहीं है, फिर से वो बेडरूम में चली गई। अब मैं फिर से उठकर जैसे यहाँ से निकलना चाहता था।
ये सही मौका था। अगर मैंने सही मौके का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं बुरा फंस सकता था। फिर भी हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, अपना बचाव तो करना ही होता है ना। चाकू को पकड़कर मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आगे की तरफ गया। वो बाहर निकलने वाला दरवाज़ा बेडरूम के उस दरवाजे के बिल्कुल सामने था। जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे लगा बेडरूम के अंदर देखना होगा, पता तो लगे वो अंदर क्या कर रही है। क्या वो अंदर ढूंढ रही है? क्या वो बाहर निकलेगी? अगर निकलेगी तो कब निकलेगी? मेरे पास भागने का कितना मौका है, मैं ये जानना चाहता था। उसने दरवाज़ा बाहर वाला अच्छे से तो बंद नहीं किया, कहीं मैं धक्का देकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाऊं, दरवाज़ा खुले ही ना और मैं अंदर फंसा हुआ हूं और वो मुझे मार दे। हर चीज़ का ख्याल मुझे आ रहा था, इसीलिए मैंने बेडरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने देखा वो लड़की वहाँ अलमारी के अंदर से कपड़े निकाल रही थी। शायद वो मुझे उस अलमारी में ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वो एक एक कपड़ा करके उसे बेड पर फेंके जा रही थी। मैं दोबारा बाहर वाले दरवाजे की तरफ देख रहा। अंदर से वो चिटिकनी लगाई थी, उसने अंदर से वो ताला लगाया था। शायद वो मुझे बाहर निकलने देना ही नहीं चाहती होगी। इसके बाद मुझे यही लगा, अब मुकाबला करना ही होगा। बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। शायद उसके वार करने से पहले मुझे वार करना होगा, तभी बचा जा सकता है। और अगर मैं पीछे से वार करूं, शायद ये सही मौका हो। मैं उस बेडरूम के अंदर गया। वो कपड़े निकाल कर दूसरी तरफ रखने ही वाली थी। मैंने उस चाकू से उसके पीठ पर वार किया, उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने एक चाकू का वार किया, उसके बाद दूसरे चाकू का वार, और फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। मैं नहीं चाहता था कि वो जिंदा बचे। वो जिंदा बचेगी तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मैं तब तक चाकू का वार करता रहा जब तक वो मौत के घाट उतर नहीं गई। उसकी लाश वहीं पर पड़ी थी और मैं एक तरफ बैठ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर इस मुसीबत को मैंने टाल ही दिया, इस मुसीबत को मैंने दूर कर दिया आखिरकार। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, चाकू मैंने गोदा है, मैं फंस भी सकता हूँ। मुझे सफाई तो करनी होगी ना। हर बार मैं यही तो करता हूँ, चुपके से घर में घुसना, चुपचाप पीछे से वार करना, और जब लाश मेरे सामने पड़ी हो तो अच्छे से सफाई करना। मैं सबूत नहीं छोड़ता। कपड़े बहुत सारे थे वहाँ पर। धीरे धीरे मैं नीचे साफ करने लगा। उन कपड़ों को एक लिफाफे में डालता रहता। सारा खून साफ कर दिया था मैंने। वहाँ खून साफ करने के बाद उसे बेड पर लिटा दिया। इस तरह मैं लाश को बेड पर लिटा देता हूँ, फिर सारे कपड़े बाहर लेकर जाता हूँ और उस घर से निकल जाता हूँ। मैंने कहा ना आपको, मैं अकेले रहता हूँ, ये मेरा घर थोड़े ना था। इसके बाद उन कपड़ों को जलाकर मैं अपने घर आ गया और फिर से अकेलेपन का एहसास करने लगा था। मैं कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। मैं जिससे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता ना, मुझसे दूर हो जाता है। फिर मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे किसी पर गुस्सा निकालना तो होता है ना। ढूंढता हूँ मैं ऐसे इंसान को जो अकेला रहता हो, और उसके बाद मैं छोड़ता नहीं उसे, चुपके से वार करता हूँ, चुपके से।